हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। पिछले 2-3 दिनों से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इतने राइज के बाद अब ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है। तो आज उसका कंटिन्यूशन देखने को मिला और सेकंड हाफ में हमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज हमें देखने को मिली कि ओवरऑल निफ्टी काफ़ी प्रेशर में रहा, लेकिन बैंक निफ्टी अप रहा। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, और साथ में आज फिर हमें CAS का नाटक देखने को मिला। 3.15 और क्लोजिंग के बीच में 75 पॉइंट्स का गैप हमें देखने को मिला। सो मार्केट में क्या हुआ, आइए इसको डिकोड करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो दोस्तों, आज के मार्केट की खास बात क्या थी कि जब से मार्केट खुला निफ्टी लगातार प्रेशर में रहा। निफ्टी में करीब 150 पॉइंट्स से ज़्यादा का फॉल भी हमें देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी थ्रू आउट द डे ग्रीन में रहा। और इसकी वजह क्या थी? निफ्टी में जो हमें रेड देखने को मिला, उसकी मेन रीज़न ये था कि टाटा ग्रुप्स के स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। और इसकी क्या वजह है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में IT सेक्टर 101.5% से ज़्यादा का डाउन रहा, और उसकी वजह थी कि TCS जो है उसमें हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सो निफ्टी में अगर आप देखिए तो टाटा ग्रुप्स के स्टॉक ने ही करीब 54 पॉइंट्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया, यानी कि उसके डाउन में कंट्रीब्यूशन किया। और साथ में जो हॉस्पिटल्स के जो हेवी वेट स्टॉक्स थे वहाँ पर भी सेलिंग हुई है, क्योंकि उसमें कुछ नया कायदा कानून आया है, आप लोग उसके बारे में पता था, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इसकी वजह से निफ्टी सारा दिन प्रेशर में रहा। और ये टाटा ग्रुप्स के स्टॉक क्यों प्रेशर में, थोड़ी देर में हम उसको भी समझेंगे। सो 54 पॉइंट्स का जो लॉस निफ्टी में रहा, उसको 6 टाटा स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का इंट्राडे लो करीब 190 पॉइंट्स का था, और क्लोजिंग आप देखिए कि थोड़ी बहुत रिकवरी सेकेंड हाफ में हुई थी, लेकिन 75 पॉइंट्स का जो जंप हमें सिर्फ CAS की वजह से दिखा, यानी कि 3.15 का जो प्राइस था उसके बाद से हमें जंप देखने को मिला। और अगर ये सब जो बातें चल रही थी कि सिस्टम ठीक हो गया है, सो आज एक बार फिर हमको उसका रेपिटेशन देखने को मिला, यानी कि जो फियर था, जो प्रॉब्लम्स थी, वो ऑलरेडी सिस्टम में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अप रहा, और उसकी वजह क्या थी? PSU बैंक्स, और PSU बैंक्स 2% से ज़्यादा का अप रहा। और जो उसके अंदर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे इस इंडेक्स के, वो सब में 1 से 3% का हमें गेन देखने को मिला। तो ये पैटर्न आप देख रहे हैं कि एक तरफ निफ्टी डाउन, IT डाउन, हॉस्पिटल्स डाउन, PSU बैंक्स अप। ध्यान रहे कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी प्रेशर में रहे। एक्सिस हो, कोटक हो, HDFC हो, ये सारे बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरे क्योंकि बैंक निफ्टी अप था, लेकिन वो प्रेशर में रहा। तो ये क्लियर कट सिग्नल क्या है? IT से पैसा निकल रहा है, हॉस्पिटल से पैसा निकल रहा है, और जा कहाँ रहा है? PSU बैंक्स में जा रहा है। तो ये आज का दिन सेक्टर रोटेशन के नाम रहा, और वही पैटर्न हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं कि टाटा ग्रुप्स के स्टॉक में आज क्यों इतनी सेलिंग हुई। देखिए, मार्केट को हमेशा अनसर्टेनिटी से डर लगता है। अगर आप उसे नेगेटिव न्यूज़ बता देंगे और बता देंगे कि इसका इतना डाउन साइड है, तो उसमें वापस से बाइंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मार्केट ये देखता है कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता, एक अनसर्टेनिटी का बादल जब मंडराता है स्टॉक के ऊपर, तो उसमें भारी सेलिंग होती है। और वही आज हुआ कि लोगों ने टाटा ग्रुप्स के स्टॉक को सेल किया, और वहाँ से वहाँ ले गए जहाँ पर थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी है, जहाँ पर साफ दिख रहा है कि अगले 2 क्वार्टर में क्या होगा। तो वही पैटर्न आज हमें देखने को मिला। सो टाटा ग्रुप में क्या हुआ, अगर हम उसकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, सो अक्टूबर 2024 में रतन टाटा की डेथ हो गई, जैसे कि आप जानते हैं। और नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट, जो कि इन सारी कंपनीज का मेन ओनर है, उसके वो चार्ज बने। 66% ओनर जो है ऑफ टाटा सन्स जो कंपनीज हैं, उसको टाटा ट्रस्ट ओन करता है, और उसके चीफ बने नोएल टाटा। अब इस साल फरवरी में क्या हुआ कि N चंद्रशेखर हैं, जो कि टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं,
उनका थर्ड टर्म का रेजोल्यूशन वहाँ पर टेबल पे लाया गया, यानी कि उनकी जो टर्म को एक्सटेंड करने की बात हुई और नोएल टाटा ने उसको मना कर दिया, अपोज कर दिया। और रीज़न क्या था कि जो टाटा ग्रुप्स की कंपनी है वो स्ट्रगल कर रही है, कोई भी कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है और जो भी पैसा आ रहा था टीसीएस से वहाँ पर भी अभी प्रॉब्लम दिख रही है। सो फ्लैग्स एयर इंडिया, टाटा डिजिटल, टाटा प्ले लॉसेस, डिसीजन डेफर्ड। तो मार्केट को ये बात पसंद नहीं है कि आप प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है कि आगे कौन ग्रुप को लीड करेगा, उसका क्या विजन है। सो उसके बाद अब मई में स्पेशल बोर्ड की मीट होती है और उसमें ये जो कंपनीज, जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, जो अच्छा नहीं कर रही हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होती है, आगे के फ्यूचर के प्लान्स का डिस्कशन होता है। और जो नोएल टाटा है, जो टाटा ट्रस्ट के हेड है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो कहते हैं कि इश्यूज आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड। और वो कहते हैं, ये तो नहीं कहते कि एन चंद्रशेखर का टर्म हम एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि टॉक प्रीमैच्योर। तो अभी भी मार्केट को होप थी कि शायद वो सक्सेशन हो जाएगा, ये कंटिन्यूशन हो जाएगा। लेकिन आज जो ये मीटिंग हुई है, जो अगस्त में जो मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने खुद अनाउंस किया है, एन चंद्रशेखर ने खुद अनाउंस किया है कि ही वोंट सीक रीअपॉइंटमेंट, विल सर्व आउट हिज टर्म एंड आस्क द बोर्ड टू सेटल सक्सेशन। और इसी की वजह से स्टॉक गिरा। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी भी बड़ी कंपनी में जो बिलियन डॉलर कंपनीज होती हैं, उनका सक्सेशन प्लान रहता है कि जब ये जाएगा तो कौन आएगा। अभी उसकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं है और फरवरी में इनका टर्म ख़त्म होने वाला है और उसको ग्रूम करना है। इस वजह से मार्केट नर्वस हो रहा है कि इस ग्रुप का आगे क्या फ्यूचर है। अब आने वाले कुछ दिनों में अगस्त 18 को टाटा सन्स का एजीएम होने वाला है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एन चंद्रशेखर की जो डायरेक्टरशिप है वो ख़त्म हो गई है, तो अभी वो बोर्ड के मेंबर भी नहीं होंगे। सो अब फरवरी 27 में, अगले साल फरवरी में इनका टर्म ख़त्म होने वाला है और न्यू चेयरमैन आएगा। और देखिए कितने महीने रह गए हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं और अभी तक इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। इसलिए फंड मैनेजर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो टाटा ग्रुप को डंप कर रहे हैं क्योंकि अब क्लियर हो गया, अब क्लियर ये हो गया कि आगे की कोई विजिबिलिटी नहीं है और इस वजह से हमें फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को समझें तो उससे हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर कंसर्न्स क्या है। सो टाटा ट्रस्ट, जो कि नोएल टाटा हैं जिसके हेड हैं, वो 66% इन कंपनीज में, जो जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज है टाटा सन्स के अंडर में, वो ओन करते हैं। और एक और जो ग्रुप है एसपी, शाहपुर पालुन जी ग्रुप जो है, वो 18.4% ओन करता है, अदर्स 15.6% करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले जो टाटा ट्रस्ट है वो कहते हैं कि टाटा ट्रस्ट वांट्स अ रिटन नेवर लिस्ट प्लेज, यानी कि वो कहते हैं जो टाटा ट्रस्ट जो इन सारी कंपनीज को की होल्डिंग कंपनी है उसको कभी भी लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये उनका जो नोएल टाटा है उनका कहना है कि आप हमें लिख के दो कि टाटा ट्रस्ट को कभी भी लिस्ट नहीं किया जाएगा। और चंद्रा रिफ्यूज टू साइन, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम ऐसा लिख के नहीं देंगे। और यहीं से सारी विवाद की शुरू हुई। अब वो क्यों उसे लिस्ट नहीं करना चाहते हैं और क्यों उसके लिए एन चंद्रा इसके लिए मना कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक कहानी है। क्या वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप लिस्ट करेंगे तो वो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। तो क्या टाटा ट्रस्ट को कोई फेयर है कि चीज़ें पब्लिकली ना आए, पब्लिक स्क्रूटनी में ना जाएं? सो ये सोचने वाली बात है और इस मार्केट इसी से थोड़ा कंसर्न है। और इसके अलावा जो दूसरा प्रमोटर है एसपी ग्रुप, जो 18.4% स्टेक रखता है, वांट्स एन एग्जिट। अब आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग है, एक ग्रुप इन कंपनी से एग्जिट करना चाहता है, तो एग्जिट करने का तरीका क्या है? एग्जिट करने का तरीका यही है कि आपको उसे लिस्ट करना है और लिस्टिंग के लिए जो टाटा ट्रस्ट है वो मना कर रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके का एक मैस बन गया है। और इसके अलावा देखिए, ये जो कंपनीज हैं, एयर इंडिया, टाटा डिजिटल, टाटा प्ले, ये भी पैसा बर्न कर रही हैं और प्रॉफिट नहीं आ रहा है। एयर इंडिया की क्या हालत है आप जानते हैं, रिसेंटली ही एक बड़ा एपिसोड
हुआ है। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो मार्केट का एक रूल है, वेन एवर इन डाउट गेट आउट, और वही चीज यहाँ पे होती हुई दिख रही है। टाटा ग्रुप से पैसा निकल रहा है, आईटी से पैसा निकल रहा है क्योंकि टीसीएस उसका लीडर है, और वो पैसा निकल कर सर्टेनिटी, जहाँ पर कुछ विजिबिलिटी है वहाँ पे जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, पीएसयू बैंक्स, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी विजिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर इंडिया में देखें, कोई मेजर सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें राइज देखने को मिल रहा है। लेकिन पीएसयू बैंक्स की क्या कहानी है, आइए इसको भी समझते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। लेकिन बैंक्स की तरफ जाने से पहले एक और फैक्टर की बात करते हैं जो अभी भी मार्केट के लिए कंसर्न बना हुआ है, वो है ईरान वॉर। और यहाँ पर अभी भी जो क्रूड 90 से ऊपर चल रहा है, कोई मेजर रिलीफ नहीं है। रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे कल के वीडियो में। अब वहाँ पर डील वगैरह में क्या हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो कुछ कदम आगे बढ़ाए गए हैं, 2 स्टेप फॉरवर्ड। क्या है, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर लैंडेड इन तेहरान फॉर टॉक्स ऑन एंडिंग द वॉर। सो अमेरिका के बिहाव में वो मेडिएशन कर रहे हैं। और साथ में एक पॉजिटिव चीज कही गई है कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेज द यूएस एंड ईरान आर क्लोज टू एन अरेंजमेंट। ध्यान रहे कि अरेंजमेंट कहा गया है, डील के बारे में नहीं क्या कहा गया। और साथ में ईरान और ओमान भी आपस में मिलके हॉर्मुज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अमेरिका का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड है तो 2 स्टेप्स बैक भी हमें देखने को मिल रहा है। सो ईरान सिक्योरिटी काउंसिल चीफ सेज द स्ट्रेट स्टे शट अंटिल द यूएस चेंजेस बिहेवियर। मतलब आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा तब हम हॉर्मुज खोलेंगे, यानी कि फिलहाल के लिए हॉर्मुज बंद है। ट्रंप क्लेम्स टोटल यूएस कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज, बोथ साइड्स रिमेन एट एन इम्पैस। मतलब कोई यहाँ पर रास्ता नहीं निकल रहा है एग्रीमेंट का। हुतीज लगातार अटैक कर रहे हैं। और 8th राउंड ऑफ यूएस सैंक्शंस दिस ईयर, तेहरान सेज इट विल नॉट बकल, किसी भी कीमत पर हम नहीं झुकेंगे। और ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट स्टेट सबड्यूज एंड वीकेंड फर्दर। तो जब वहां से जो ट्रैफिक ही नहीं गुजर रहा है और मुझसे, सो ऑयल का प्राइस कैसे बढ़ेगा। सो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अभी भी कोई होप नहीं है। बेशक एस्केलेशन नहीं हो रहा है, मारामारी नहीं हो रही है, लेकिन कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है। अब आइए बैंक्स की बात कर लेते हैं कि ये रोटेशन जो हो रहा है, हॉस्पिटल से पैसा निकल रहा है, आईटी से पैसा निकल रहा है, ये पीएसयू बैंक्स में ही क्यों जा रहा है, तो और प्राइवेट बैंक्स में क्यों नहीं जा रहा है, इसको भी समझते हैं। सो पीएसयू बैंक्स के पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स उनके बढ़े हैं, जबकि इनके मार्जिन्स एनआईएम्स प्रेशर में है। रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और लोन के भी ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और प्राइवेट के जो ग्रोथ होते थे कंपेयर टू पीएसयू, वो गैप अब नैरो होता जा रहा है, यानी कि इनका ग्रोथ बढ़ रहा है, इनका घट रहा है। और यही हमें आज देखने को मिला। पीएसयू बैंक अब देखिए 2% से ऊपर है, और बैंक निफ्टी 0.7% के करीब करीब ऊपर है। और वो भी इसीलिए क्योंकि उसमें भी एसबीआई टाइप के पीएसयू स्टॉक्स है। पीएनबी देखिए 4.34% अप, और यूनाइटेड बैंक भी करीब 2.5% अप है। और अब देखिए जो गैप था प्राइवेट बैंक्स में और पीएसयू बैंक्स में, वो गैप नैरो होते हुए जा रहा है। जो इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो वो नैरो हुआ है। और प्राइवेट बैंक्स में क्या है, मार्जिन्स जो एनआईएम्स का प्रेशर है वो बना हुआ है, आगे भी वो प्रेशर में रहेगा क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। और लोन ग्रोथ इंटेंशनली उन्होंने लोन के ग्रोथ को रोका हुआ है क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके पास जो सरकारी लोग हैं और वो सब
जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का पैसा होता है, तो वहाँ पे डिपॉजिट्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स डिपॉजिट से स्ट्रगल कर रहे हैं। जब तक डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तब तक वो लोन को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिपॉजिट का पैसा सबसे सस्ता पैसा होता है। और इसीलिए जो रोटेशन हो रहा है वो यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ जा रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जो PSU बैंक्स में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ये भी सस्टेन नहीं करेगा। और ये 1-2 क्वार्टर बेशक चलेगा, लेकिन इसके बाद इसका नेगेटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जब भी एग्रेसिव लोन ग्रोथ होता है उसके बाद हमें डिफॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ मार्जिन थ्रो कॉल, नॉट अ पॉलिसी ट्रिगर। सो कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी नहीं आ गई है कि PSU बैंक्स बहुत फेवरेबल हो गए हैं। सो एक सिक्लिकल यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिल रही है। इट एज्यूम्स कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉल फ्रॉम हियर। देखिए, बैंक तभी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा और तभी वो लोन ज़्यादा दे पाएगा जब कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे और इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी अगले 2 क्वार्टर में ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर US फेड रेट बढ़ाएगा, इंडिया में भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और साथ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है क्रूड, ये 90 से ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, लड़ाई नहीं हो रही, वहाँ पर पॉज है। इसके बावजूद क्रूड 90 के ऊपर चल रहा है। सो ये जो भी रोटेशन हो रहा है, ये ज़्यादा रिस्की एसेट से पैसा निकालकर लेस रिस्की एसेट्स में जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, एक फंड मैनेजर को पैसे लगाने ही है, स्टॉक में रखने ही है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है। यहाँ पे उसे अनसर्टेनिटी दिख रही है, ज़्यादा रिस्क दिख रहा है, तो वहाँ से निकालकर जो लीस्ट रिस्की सेक्टर्स है वहाँ पर वो पैसे को ले जा रहा है। सो दोस्तों, ये तो रहा आज के मार्केट में फंडामेंटल फैक्टर्स क्या थे। अब आइए मार्केट के डेटा और टेक्निकल्स की बात करते हैं। सो आज अगर हम मार्केट का डेटा देखें, सो एक टाइम पे तो मार्केट काफ़ी बेरिश जोन पे चल रहा था। 190 पॉइंट्स के करीब करीब निफ्टी डाउन था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली और फिर CAS सेशन के बाद 75% ऑन गिन गए। सो ये जो फिगर आप देखेंगे ना, ये थोड़ी मिसलीडिंग है, ये मार्केट की ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम क्लोजिंग की प्राइस देखें, सो 24,435 के आसपास चला गया था और यहाँ से हम करीब करीब 24,200 के लेवल के आसपास भी इंट्राडे में हम गए थे। अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो कॉल IV पुट IV में कल के हिसाब से कोई मेजर बदलाव नहीं है। विक्स भी मोटा मोटा उसी रेंज पे चल रहा है और पुट कॉल रेशियो में आज माइनर राइज है। और ये आज रिटेल का पार्टिसिपेशन कम था या ज़्यादा था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं है। अब अगर फ्यूचर्स का डेटा देखें, सो आज अच्छे खासे जो पोजीशंस ऐड हुई हैं। पिछले 2-3 दिनों से आप देखिए, सो काफ़ी कम पोजीशंस ऐड हो रही थी, मार्केट भी थोड़ा बुलिश जोन पे चल रहा था और इसके बाद नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी थोड़ी बहुत एडिशन हुई है। लेकिन प्रीमियम में आज फिर डिप देखने को मिला, तो देख के तो नहीं लगता है कि ये लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशंस को ही इंडिकेट कर रहा है। और साथ में ड्यूरिंग द डे मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन भी थे, तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं और टर्नओवर भी आज एवरेज से ज़्यादा रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जितना बुरा होना चाहिए था उतना बुरा नहीं है, थैंक्स टू जो बैंक के स्टॉक्स हैं और फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स हैं, उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा रहा। अब FIIs की शॉर्ट्स की पोजीशन अगर आप देखें तो उन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। अब ये सस्टेन होता है कि नहीं होता ये देखना पड़ेगा। सो आज का डेटा अगर मैं देखूं, सो यहाँ पर ऑप्शंस मार्केट में तो हल्की हल्की बुलिशनेस देखने को मिल रही है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में हल्की बेयरिशनेस देखने को मिल रही है। तो मिक्स डेटा है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपके साथ हम लगातार शेयर कर रहे हैं कि मार्केट का अब ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया। जब मार्केट यहाँ पे था हमने आपके साथ शेयर किया था कि अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है और हमने जो कंफर्मेशन का लेवल आपके साथ बताया था वो 24,450 बताया था। और उसके बाद देखिए मार्केट ने आज अच्छा खासा फॉल भी दिया और एक लंबी टेल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो जो हमारा टारगेट था 24,200 वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, उसके करीब करीब पहुँचा। अब यहाँ से क्या होने वाला है? सो पहली चीज़ जो आप देखिए कि
यहाँ पर अगर वॉल्यूम आप देखिए तो हल्का सा अपटिक देखने को मिला है, मतलब हाई वॉल्यूम पर सेलिंग हुई है। और जब भी हाई वॉल्यूम पर सेलिंग होती है एक रिएक्शन देखने को मिलता है, तो ये रिएक्शन हमें देखने को आज मिला। अब कल क्या होगा, देखिए कल की प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे सारा डेटा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इतना रिकवरी इसने किया है, तो जिसने भी आज शॉर्ट्स किए होंगे कल मार्केट उनको परेशान करेगा। तो एक और यहाँ पर राइस हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखे। अच्छा रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाकर ये नीचे आए, और अगर एक अगली क्लोजिंग वो 24,450 के नीचे देता है, तो फिर हम वापस 24,200 के लेवल के आसपास जा सकते हैं, और ये इसका फाइनल बॉटम होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी आज थोड़ी हमें कम दिखती है। अगर मैं डेटा देखूं, ट्रेंड का डेटा देखूं, सो अभी मार्केट बेयरिश ट्रेंड पे ही चल रहा है, कोई मेजर रिकवरी के चांसेस नहीं हैं। अगर मैं कल तक का डेटा देखूं, क्योंकि आज सारा डेटा नहीं आया है, तो यही बता रहा है कि ये बेयरिश फ्लो अभी चलने वाला है। अब आज के डेटा में क्या आएगा ये तो रात को ही पता चलेगा, तो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए बेयरिश ट्रेंड इंटैक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।